हम लोग का पहला क्लास होगा इन्वायरमेंट का और यहीं से हम लोग सीरीज शुरू करेंगे आज से। तो ये भी एज़ यूजुअल जो क्लास में तुम लोग को 2 दिन में पढ़ाया जाता वो 1 दिन में पढ़ाने का प्रयास रहेगा। वही 40 से लेकर 50 मिनट का हो सकता है मैक्स वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो सिविल सर्विस का पार्ट है, चाहे वो तुम्हारा प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट एक फिजिकल सराउंडिंग है, फिजिकल जो तुमको दिखता है, हाँ, जिसमें तुम्हारा बायोटिक और अबायोटिक दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करके रह रहे हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, अब हम यहाँ पे हैं तो देखो यहाँ चेयर है, अबायोटिक है, ऑक्सीजन है ना, बिल्कुल अबायोटिक ही है। अबायोटिक अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, जैसे मैं लिविंग थिंग्स हो गया तो मेरा डिपेंडेंस बहुत तरह का हो सकता है अबायोटिक पे फॉर सर्वाइवल। तो ये जो फिजिकल सराउंडिंग है इन्वायरमेंट और कुछ नहीं, ये सराउंडिंग है, फिजिकल सराउंडिंग जहाँ तुमको देख सकते हो चीज़ों को, और जहाँ पे यू विल गेट इंटरकनेक्टेड्स बिटवीन योर बायोटिक एंड अबायोटिक, इंटर रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक, इसी को कहते हैं इन्वायरमेंट। देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिपेंडेंट रहते ही इन्वायरमेंट पे अपनी लाइफ को कैरी करने के लिए, बर्थ टू डेथ, है ना। और जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, चाहे फूड का बात हो, एनर्जी का बात हो, वाटर का बात हो, ऑक्सीजन का बात हो या फिर रहने का बात हो, सभी पे डिपेंड। यानी कि इन्वायरमेंट ही चीज़ ऐसा है जो हमको बताता है कि कैसे इंटरकनेक्टेड्स यानी कि इंटर रिलेशन, इंटरडिपेंडेंस, ये सभी चीज़ को उजागर करता है, चाहे वो बात हो फूड के लिए, एनर्जी के लिए, वाटर के लिए, रेस्पिरेशन के लिए एंड सो ऑन। इन्वायरमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता है, दोनों ही बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों ही डायनामिक है और ये चेंजिंग होते रहते हैं। डायनेमिक क्यों नहीं है? देखो अब तुम खुद समझो, डायनेमिक क्यों नहीं है? प्लांट अलग हो जाएगा फिर चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे, क्योंकि देखो क्लाइमेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अबायोटिक चेंज तो हो गया। तो यहाँ पे देखो मौसम चेंज हो गया, अबायोटिक चेंज हो गया। तो यानी कि इन्वायरमेंट स्टैटिक चीज़ नहीं है बाबू। इन्वायरमेंट क्या है? डायनामिक है। डायनामिक मतलब क्या है? चेंज होने वाला चीज़ है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो जाता है। आगे बढ़ो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हैबिटेट क्या है। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट एक तरह से घर है। हैबिटेट बोलते हैं ना, हैबिटेशन जो शब्द है, हैबिटेशन का मतलब क्या? घर। यानी कि हैबिटेट इन्वायरमेंट है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है, और ऐसे बहुत सारे इन्वायरमेंट है जहाँ पे लोग नहीं रहते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट हुआ, कहाँ रहेंगे? जैसे तुम्हारा मरियाना ट्रेंच हो गया पैसिफिक ओशन का, वहाँ लोग कहाँ रहेंगे? वहाँ फिर भी तो इन्वायरमेंट है, वहाँ पे इंटरेक्शन तो हो रहा है। यानी कि हैबिटेट इन्वायरमेंट का वो हिस्सा है जहाँ पे लिविंग बींग्स या ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, समझे? इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। तो वही है, देखो कि हैबिटेट इज द पार्ट ऑफ एन इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। अ सिंगल हैबिटेट मे बी कॉमन फॉर द मोर देन ऑर्गेनिज्म विच हैज सिमिलर रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, एक सिंगल हैबिटेट में बहुत सारे, जैसे कि तुम्हारा एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एक टाइगर के लिए भी हैबिटेट है, साथ साथ मंकी के लिए भी है, रैबिट के लिए भी है, स्नेक के लिए भी है। समझ रहे हो बात को? यानी कि एक हैबिटेट बहुत सारे स्पीसीज के लिए कॉमन हैबिटेट हो सकते हैं। आई होप, जैसे एग्जांपल देखो, इसमें एग्जांपल जैसे सिंगल एक्वेटिक हैबिटेट है, यानी कि तुम्हारा एक्वेटिक वाला पानी वाला है, उसमें फिश भी रह सकते हैं, फ्रॉग भी रह सकते हैं, क्रैब भी, फाइटोप्लैंक्टन भी रह सकते हैं, और भी बहुत सारे के ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन मतलब वही होता है, तुम जानते हो, कोरल लीफ के बारे में तुम जानते हो, बिल्कुल कोरल लीफ जानते हो कि नहीं जानते हो? जो जूजेंथेलिया तुम्हारा जो होता है उसके ऊपर कवर्ड होते हैं, बताऊँगा आने वाले समय में। ये कह सकते हैं तुम्हारा प्रजाति है, बैक्टीरिया है बना हुआ, ग्रीन कलर का होता है, एल्गी टाइप का। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है। यूनेस्को में है कि नहीं है? यूनेस्को में उसका एक साइट है जो कोरल रीफ तुमको दिखता है, ऑस्ट्रेलिया का, देखो कोरल बैरियर, ग्रेट कोरियल बीफ लिखा है, हाँ वही ठीक है। हाँ, घटते जा रहा है, टूटते जा रहा है वो, समझे ना। तो ऑल हैबिटेट्स आर पार्ट द इन्वायरमेंट। देखो बोल तो रहा है जितने भी हैबिटेट्स है वो इन्वायरमेंट का पार्ट है। जितने भी प्लेसेस है इन्वायरमेंट में, वो जो नहीं कि वो हैबिटेट्स हो। क्यों? क्योंकि मरीना ट्रेंच भी है, पैसिफिक का वो महासागर भी है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते, फिर भी इन्वायरमेंट है वो। आर यू गेटिंग मी? तो हैबिटेट इन्वायरमेंट है, हर इन्वायरमेंट हैबिटेट नहीं हो सकता है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। तो क्या है डिफरेंस? देखो इसमें बहुत अच्छे से क्या है डिफरेंस समझ लो। हैबिटेट ऑलवेज हैव लाइफ इन इट। हैबिटेट का मतलब है कि लाइफ तो होगा ही होगा वहाँ पे, जबकि इन्वायरमेंट में जरूरी नहीं कि ऐसा हो।
बहुत सारे प्लेसेस है, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, जैसे माउंट एवरेस्ट का जो ऊपर वाला एरिया है या मैराना ट्रेंच का है, इतना लिविंग कंडीशन है वहाँ पे, इतना एक्सट्रीम लिविंग कंडीशन है कि लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं हो सकता वहाँ पे। मैं इन्वायरमेंट तो है, समझ रहे हो बात को, क्योंकि फिजिकल सराउंडिंग तो है वहाँ पे। आगे देखो, तो बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर के बारे में आने वाले समय में डिटेल्स में और भी देखेंगे, मगर अभी छोटा सा देख लो कि बायोस्फीयर वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है अर्थ का जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करता है तुम्हारे लिथोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर से और तुम्हारे एटमॉस्फेयर पे, एंड टुगेदर विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस बाय देम। और साथ साथ जो डेड ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक जैसे सोइल बनता है, फॉसल फ्यूल बनता है, फिर वो रिसाइकलिंग होता है। यानी कि देखो तीनों का संगम देख रहे हो, लिथोस्फीयर देखो डायग्राम में, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर मर्ज कर गया, वहाँ पे लिविंग बींग्स है, तो यही बायोस्फीयर हो गया। बायोस्फीयर यानी कि बायो यानी कि लिविंग होने का प्रमाण। और लिविंग कब होगा? जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं जी सकता है, क्योंकि हमारा सेल में खुद 75% तुम्हारा पानी पर प्रेजेंट होता है, तो बिना पानी पिए कोई जीवित रह ही नहीं सकता है। समझ रहे हो बात को? एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन रिस्पिरेशन प्रोसेस चाहिए तुम्हारा, और लिथोस्फीयर रहने के लिए तुमको चाहिए। लिथोस्फीयर में तुम्हारा क्रस्ट, अर्थ का क्रस्ट और ओशन का भी आता है, जानते हो। समझ गए बात को? यानी कि बायोस्फीयर वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है जहाँ पे तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करता है, चाहे वो लिथोस्फीयर से हो, चाहे हाइड्रोस्फीयर पे हो, चाहे एटमॉस्फेयर से हो, और जहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर वो प्रोड्यूस होते हैं और उस तरह रिसाइकल होते हैं। देखो गधा, इधर उधर ध्यान नहीं, देखो तुम्हारा आ गया फिगर, समझ रहे हो? बायोस्फीयर देख रहे हो, फ्लोरा एंड फाउना तुम्हारा है कि नहीं, ट्रीज वगैरह है, ट्रीज इंटरैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लिथोस्फीयर नीचे है, ट्रीज है, हाइड्रोस्फीयर से कर रहा है, उसका एटमॉस्फेयर है, रिस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है। देखो अपना फोटो देखो, यहाँ पे कहीं मिल रहा है तुम्हारा, देखो ठीक से, वो जो कहीं से प्रदूषण निकल रहा है वहीं से तुम लोग निकाल रहा होगा फूक फूक के, देखो घर दिख रहा है ना, देखो वेरी गुड। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? देखो इकोसिस्टम को हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले आने वाले समय में, मतलब तत्कालीन यही समझो कि इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है। जैसे बोलते हैं ना कि लाइफ के लिए एक फंक्शनल यूनिट सेल होता है, बोलते हैं ना सेल, बचपन में तुम लोग रट के बैठा होगा कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सब बच्चा रट के बैठता है, हम लोग भी रट के बैठे हुए थे पहले, समझे ना। यानी कि एक बॉडी बनने का सबसे जो प्राइमरी बेसिक चीज़ होता है वो सेल होता है। तो एक नेचर का बात समझा, एक नेचर का जो सबसे प्राइमरी यूनिट होगा वो इकोसिस्टम होगा, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, और अपने सराउंडिंग के साथ करेंगे। कैसे बाबू? इकोसिस्टम के अंदर 3 चीज़ होता है, समझो बात को। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। ये तीनों ही तुम्हारा इकोसिस्टम का स्टडी होता है। कैसे? देखो, अब हम हैं और वहाँ पे दूसरा ऑर्गेनिज्म है, तो एक दूसरे से डिपेंडेंट है, तो वो इंटरेक्शन हो गया। दूसरा है कि हम हैं और नॉन लिविंग है, जैसे ये तुम्हारा जो देखो रेस्पिरेशन के लिए ये चाहिए एंड सो ऑन। इसी स्टडी को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। देखो इकोसिस्टम तो गजब बात है, एक छोटा सा पॉन्ड से लेके एक लार्ज फॉरेस्ट हो सकता है, एक छोटा सा रिवर है पोखरिया से लेके तुम्हारा बहुत बड़ा तुम्हारा ये पैसिफिक हो सकता है, समझे ना। तो देखो इससे बड़ा एग्जांपल कुछ नहीं हो सकता है जो बात है। देखो इकोसिस्टम, देखो तो इकोसिस्टम को हम 3 भाग में तोड़ सकते हैं, टेरिस्टोरियल यानी कि लैंड वाला इकोसिस्टम, एक्वेटिक यानी कि पानी वाला, और आदमी से बना हुआ, जो कि बाबू तुम बनाया था, मगर बहुत दुख की बात है एक्वेरियम के बारे में, ठीक है। देखो तो टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम, देखो इसमें क्या फॉरेस्ट होगा जो लैंड पे पाए जाते हैं, ग्रास लैंड है, डेजर्ट है, ये सभी एक इकोसिस्टम है। क्यों ना है पहले समझो, क्योंकि फॉरेस्ट में यू विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, है ना। यहाँ पे तुम्हारा टाइगर है, डियर है, इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं है एक, फिर टाइगर डिपेंडेंट है तुम्हारा प्लांट से, ट्रीज से, फिर इन्वायरमेंट से है, तो पूरी तरीके से तुम्हारा फॉरेस्ट तुम्हारा हो जाता है इकोसिस्टम, टेरिस्टोरियल इकोसिस्टम यानी कि लैंड का इकोसिस्टम। उस तरह ग्रास लैंड भी है जहाँ पे ग्रासेस है, जिराफ है, जिराफ खाएगा वहाँ पे, और भी तुम्हारा हार्बीवरस एनिमल्स है, बहुत सारे। डेजर्ट है, डेजर्ट में भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, कैक्टस होते हैं, है कि नहीं है, तो इंटरडिपेंडेंट है वो सभी। बहुत कैमल है, बिल्कुल सही बात है, और बहुत सारे प्रजाति पाए जाते हैं वहाँ पे भी जो इंडिजीनियस होते हैं वहाँ के। एक्वेटिक का देखो पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकता है, रिवर हो सकता है, मैन मेड का तुम्हारा क्रॉप फील्ड हो सकता है। क्रॉप फील्ड है क्यों? क्योंकि क्रॉप फील्ड में भी तुमको यू विल गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स,
विल गेट अर्थवर्म, बहुत तरह का तुमको मिल जाएगा प्रजाति, वो भी तो एक इकोसिस्टम है। एक्वेरियम, एक्वेरियम जो तुम मछली पकड़ने के लिए जो बनाया जाता है, उस दिन हम लोग गए थे वहाँ पे जो रिसर्च किए थे, तो यू विल गेट देयर, वहाँ देखने को मिलता है ये सब चीज़। तो बात समझे, यानी कि इकोसिस्टम को हम 3 भाग में तोड़ सकते हैं, एक तुम्हारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक मैन मेड इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, उसमें कुछ एग्जांपल दिया गया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। एक्वेटिक में बहुत सारे हो सकते हैं, पॉन्ड हो सकते हैं, लेक हो सकते हैं, रिवर हो सकते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम में बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें 2 एग्जाम्पल दिया है, क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम। समझे बात को? तो ये मैंने 1 दिन का क्लास आई होप सो खत्म कर दिया है। आगे देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट जाने वाले हैं कि न्यूट्रिएंट साइकिल, या फिर इसको बायो जियो केमिकल साइकिल भी बोल सकते हैं। देखो नाम में ही बहुत कुछ, बायो मतलब अर्थ का, जियो बायो यानी कि लिविंग, बायो मतलब लिविंग, जियो मतलब अर्थ का, केमिकल यानी कि ये 3 चीज़ रिलेटेड होगा, यही तो तुम्हारा न्यूट्रिएंट साइकिल्स है। तो क्या है समझो इस चीज़ को। देखो जब तुम मरोगे, तुम्हारा लाश को गाड़ा जाएगा, तो तुम्हारा एनर्जी फिर से रिस्टोर हो जाएगा, यही तो साइकिल है, यही साइकिल चलता है। इसलिए इस बात को कंट्रोवर्सी ना किया जाए। यदि हमसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे जलाने को कि गाड़ने को, तो बिना सोचे समझे हम बोल देंगे कि गाड़ना ज़्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो रिकवर हो जाता है नेचर को, वही न्यूट्रिएंट साइकिल से, ठीक है ना। तो देखो, इन द इकोसिस्टम बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर लिंक्ड टुगेदर। अब बायोटिक और अबायोटिक कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से? यही तुम्हारा न्यूट्रिएंट साइकिल है, जिसको तुम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलते थे बचपन में, यदि पढ़ा लिखा होगा तो जानता होगा तुम लोग कार्बन साइकिल बोलता था, है ना, सल्फर साइकिल, सल्फर डाइऑक्साइड साइकिल बोलता था, बहुत सारा साइकिल होता है, पोटासियम, बहुत सारा इनफैक्ट, समझे ना, बताएंगे सभी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो तो इकोसिस्टम में क्या है, इकोसिस्टम मतलब यही है कि बायोटिक अबायोटिक का इंटरेक्शंस होना। 3 स्टडी है, एक स्टडी में तो यही कि बायोटिक अबायोटिक कैसे इंटरेक्ट हो, तो इतना आसान नहीं होता है कि इंटरेक्ट हो गया, ये इंटरेक्शन जो होता है वो न्यूट्रिएंट साइकिल के द्वारा होता है। तो वही तुम्हारा क्या कि न्यूट्रिएंट साइकिल एंड एनर्जी फ्लोज थ्रू फूड चेन। जैसे तुम्हारा एक ही टाइगर खाएगा उसको, डियर को खाएगा, पहले डियर ग्रास खाएगा, फिर डियर खाएगा, ऐसे करके साइकिल पास होता है ऊपर। तो देखो एग्जाम्पल दिया था है तुम्हारा, देखो ये प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर है यानी कि सबसे प्रोड्यूसर पहला है, यानी कि प्लांट्स हो गया, प्लांट सबसे बेस्ट प्रोड्यूसर है, उसको कंज्यूमर खाएगा। एक रैबिट खाया, रैबिट को तुम्हारा सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, मान लो हॉक्स खाएगा, और जब सेकेंडरी कंज्यूमर मरा तो उसको डिकम्पोज कर देगा तुम्हारा एल्गी बैक्टीरिया सब, फिर तुम्हारा ये जो भी आएगा ये डिकम्पोजर से फिर लौट के जाएगा प्रोड्यूसर में। तो ये साइकिल चलते रहता है, इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। समझे बात को? तो देखो कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर द पाथवेज बाय विच न्यूट्रिएंट्स फ्लो बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। ये एक तरीका है, एक नेटवर्क है जिसके द्वारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मतलब एनर्जी फ्लो होता है जी, बायोटिक से लेके अबायोटिक, यानी कि ये सर्कल चलते रहता है, लूप में चलता है। इसमें क्या क्या होते हैं, जो अबायोटिक पोर्शन होते हैं अर्थ के, वही हो गए लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब अर्थ क्रस्ट का, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, यही तीनों क्लब करके तुम बोलते हो बायोस्फीयर, यदि ह्यूमन इंटरेक्शन हो जाए वहाँ पे, या फिर बायोटिक या फिर फ्लोरा एंड फौना, कुछ भी हो लिविंग में, क्या फ्लोरा एंड फौना दोनों हो सकता है। देखो मैनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट लिविंग टू थिंग्स डिपेंड ऑन, जानते हो कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मैनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो लिविंग बीइंग डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, वो तो इसी तरह साइकिल में मिलता है तुमको सर्कुलेशन करने की वजह से, ये सर्कुलेट होते रहता है और उसको मिलते रहता है। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। तो यही तो देखो कि अब क्या हुआ, देखो मैं फिर से एक बार समझाना चाहूँगा तुमको। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर खाया, देखते रहो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर खाया, फिर डिकम्पोजर खाया, और डिकम्पोजर जब मर गया तो बाबू सोइल में चला गया, और सोइल फिर प्लांट उठा रहा है उसको। तो न्यूट्रिएंट साइकिल देख रहे हो कैसे फिर से एनर्जी फिर से रुका, फिर वो साइकिल चलते रहेगा। तो ये तुम्हारा एक न्यूट्रिएंट साइकिल का एक एग्जाम्पल है। तो अब डीकम्पोजिशन देखो कि डीकम्पोजर इज अ क्रूशियल स्टेप इन द न्यूट्रिएंट साइकिल। देखो डीकम्पोजिशन अभी जो देखे थे ना, डीकम्पोजर बोला है कि न्यूट्रिएंट साइकिल में जो तुम्हारा ये साइकिल चला उसमें डीकम्पोजिशन एक बहुत अहम तुम्हारा स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या है कि बाय विच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मैटर। ऑर्गेनिक कार्बन है बाबू, उसको पचाया नहीं जा सकता है। कार्बन क्या है, कार्बन को नहीं पचाया जा सकता, इसलिए उसको कन्वर्ट किया जाता है इनऑर्गेनिक में, जो कि ह्यूमन बीइंग ले सकता है, जो कि लिविंग बीइंग ले सकता है। तो डीकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिक चीज को कन्वर्ट किया जाता है इनऑर्गेनिक में, यानी कि सिंपल में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि ऑर्गेनिक जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे तुम लोग को ग्लूकोज का एग्जाम्पल देख लो, जैसे फोटोसिंथेसिस के टाइम में तुम्हारा था कि नहीं था,
जो पढ़े हो तुम लोग। तो कहने का मतलब कि डिकम्पोजिशन इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है तुम्हारे न्यूट्रिएंट साइकिल में कि वही तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के सिंपलर में करता है, और तभी जाके फिर से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पहुंच पाता है। तो यानी कि डिकम्पोजिशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे न्यूट्रिएंट साइकिल में, इसका मतलब। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मैटर। आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोग को। इसको इनऑर्गेनिक मैटर भी बोल सकते हो तुम लोग। डिकम्पोजिशन इज एसेंशियल फॉर रिसाइकलिंग द फाइनाइट मैटर इन द, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनाइट है जी, हमारे पास वही अवेलेबल है, वही ना फ्लो करवा रहे हैं हम। जैसे तुम मार्केट में लिक्विडिटी को फाइनाइट है, उसी को फ्लो करवाते हो, तो इन्वायरमेंट में तो वही न्यूट्रिएंट साइकिल ही फ्लो होता है। तो उसमें डिकम्पोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। नहीं तो ऑर्गेनिक यदि सिंपलर में कन्वर्ट नहीं होता तो फिर हो गया, तब तो फिर हो गया तुम्हारा लास्ट बॉडी हो जाए ग्रेवयार्ड। हमेशा तुमको खाली ग्रेवयार्ड ही नजर आता। तो यही तो डिकम्पोजर है, जो कि डिकम्पोज कर देता है और उसको सिंपलर में कन्वर्ट कर देता है, ताकि तुम्हारा वो प्लांट के साथ या सोइल के साथ वो लिफ्ट हो सके, और फिर वहाँ उसके बाद तुम्हारा प्लांट उठा लेगा उस चीज़ को। समझ में आया तुमको? इसलिए न्यूट्रिएंट साइकिल में डिकम्पोजिशन का, यानी कि डिकम्पोजर का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए माइक्रोब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या कोरोना वायरस जो वायरस से होता है, उससे तुम लोग को वो करने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना? वायरस बोल के बाबू किसी को मजाक नहीं उड़ाता है, तुम मजाक मत उड़ाना, नहीं तो काम करना छोड़ देगा तो फिर तुम्हारा मजाक हो जाएगा फिर। होप सो समझ में आ गया होगा तुमको। फूड चेन देखो, फूड चेन क्या है? देखो प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, कैटरपिलर खा गया ओलिव्स को, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आया उड़ते हुए ऊपर से, है ना, ये खा गया उसको, उसके बाद हॉक आया, वो और टर्सरी कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर भी बहुत अलग लेवल के हो सकते हैं। एक प्राइमरी कंज्यूमर हो सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हो सकते हैं, टर्सरी कंज्यूमर, समझे? तो इस तरह तुम्हारा चेन सिस्टम होता है, इसी को बोलते हैं फूड चेन, यानी खाने का रास्ता। तो फूड चेन एक्ट एज अ लिंक थ्रू विच देयर इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर। क्या है बाबू? एक चेन सिस्टम है, एक लिंक है, जिसकी वजह से एनर्जी फ्लो होता है। क्यों? प्लांट के पास जो एनर्जी था वो एनर्जी गया कैटरपिलर के पास, फिर कैटरपिलर से पास सेकेंडरी कंज्यूमर पास गया, फिर टर्सरी कंज्यूमर पास गया। तो एनर्जी जो खाना खाते हो तुम लोग, हाँ, खाना खा के जो आए हो तो एनर्जी लेके आए हो ना, विदाउट एनर्जी तो काम कर ही नहीं सकते हो। तो ये एनर्जी कैसे फ्लो होता है? बिकॉज ऑफ द फूड चेन, नंबर वन। देखो कोई भी फूड चेन बाबू प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, टॉप कार्निवरस में खत्म हो जाता है। टॉप कार्निवर जानते हो? जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल है तुम्हारा टाइगर, लायन। लायन को थोड़ी कोई खाता है, नहीं खाता है, वो टॉप है कार्निवर। जैसे ह्यूमन बींग है, खुद ह्यूमन बींग तो दोनों ही है, ओमनिवोरस है, वो तुम्हारा मांस को भी खाता है, साथ साथ तुम्हारा ये भी खाता है कि नहीं ह्यूमन बींग? तो फूड चेन जो कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और टॉप कार्निवर में खत्म हो जाता है। ईच स्टेप इन द फूड चेन इज कॉल्ड द ट्रॉपिक। जो स्टेप होते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर से लेकर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से लेकर सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से लेकर टर्सरी कंज्यूमर, ये जो बाबू जो तुम लोग को जो स्टेप दिखता है, इसी को ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। और आने वाले समय में तुम लोगों को बताया जाएगा कि कितना एनर्जी लॉस होता है, यानी कि एक ट्रॉपिक लेवल से ऊपर जाओगे तो बहुत एनर्जी लॉस हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि वेजिटेरियन बनो, समझे? यस, इसका पीछे है रीजन, तो आने वाले क्लास में बताऊंगा कि जो एक सिस्टम से ऊपर सिस्टम जाओगे दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल कहते हैं इसको, ठीक है? तो देखो द ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द पोजीशन। तो वही है, ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या है कि वो पोजीशन है जिस पोजीशन में फूड चेन अपने आप को रखता है। कैसे? तो बोलेगा कि प्रोड्यूसर कौन सा ट्रॉपिक लेवल का है, तो तुम्हारा जैसे प्लांट्स कौन सा है तो प्रोड्यूसर लेवल का है। फिर बोलेगा कि कैटरपिलर कौन सा है तो प्राइमरी कंज्यूमर ट्रॉपिक लेवल का है। तो इस तरह, समझे? तो ये बोला कि ट्रॉपिक लेवल एक ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि किस पोजीशन पे फूड चेन में वो रहना चाहता है, कितना उसको एनर्जी रिक्वायर है। होप सो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। देखो इसमें ये बेस्ट एग्जांपल दिया गया है। देखो अब देखो यहाँ पे देखो प्लांट है, प्रोड्यूसर है, ग्रास ऊपर, आँख, तुम्हारा आँख फोड़ने वाला ग्रास ऊपर आ गया, ठीक है ना, आँख फोड़वा जो उसको बोलते हो तुम। इसको बर्ड खाएगा कंज्यूमर, उड़ते हुए आया, और फिर बर्ड को स्नेक खा लेगा, और फिर स्नेक को ओल खा लेगा। तो देख रहे हो तुम, तो क्या हुआ? प्लांट को ग्रास ऊपर खाया, फिर स्मॉल बर्ड खाया, फिर स्नेक खाया, ओल खाया। यही तो फूड चेन है, यही एनर्जी ट्रांसमिट होता है। आगे देखो, तो टाइप्स ऑफ फूड चेन, यानी कि कितने टाइप्स के फूड चेन हो सकते हैं? बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, तो डोंट वरी, ज़्यादा नहीं है, हैव पेशेंस। देखो ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन, देखो ग्रेजिंग का मतलब ही है कि खा रहे हो, चरना वाला चीज़ है, तो वही तुम्हारा आगे बढ़ेगा, कैरी फॉरवर्ड होगा।
देखो कंज्यूमर विच स्टार्ट द फूड चेन यूटिलाइजिंग प्लांट्स एज देयर फूड कॉन्स्टिट्यूट द ग्रेजिंग फूड चेन। कितना बढ़िया बात बोला है कि प्लांट जब सबसे बेसिक लेवल पर रहेगा तो उस चेन सिस्टम को ग्रेजिंग फूड चेन सिस्टम कहेंगे, क्योंकि प्लांट से ही एनर्जी डिराइव होकर ऊपर गया है। वही बोला है कंज्यूमर जो कि स्टार्ट करता है अपने फूड चेन को, जहाँ पे प्लांट्स को वो अपना फूड बना के खाता है, वही तुम्हारा ग्रेजिंग फूड चेन है। दिस फूड चेन बिगिंस फ्रॉम द ग्रीन प्लांट, जो बोल चुका हूँ बेस लेवल पे, और वही तुम्हारा प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा, जो खाने वाला हार्बीवोरस होगा, ये काव हो, गोट हो, जो भी। फॉर एग्जाम्पल देखो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का बात करो, देखो बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया गया है कि देखो टेरेस्ट्रियल यानी कि लैंड वाला इकोसिस्टम को ग्रास इज ईटन बाय कैटरपिलर, जो कि लिजार्ड खाएगा, फिर लिजार्ड को स्नेक खाएगा, फिर स्नेक को भी ऊपर खा सकता है तुम्हारा ओल सब, ठीक है ना। और यदि ये तुम्हारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का बात है, यदि मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम का बात करूँ तो फाइटोप्लैंक्टन जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर है उसको जूप्लैंक्टन खाता है, फिर फिश खाता है, और फिश को फिर पेलिकन्स खाता है जो आता है उड़ के ऊपर से। तो ये समझ रहे हो बात को, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्रेजिंग फूड चेन सिस्टम ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में उतना ही एप्लीकेबल है जितना तुम्हारा एक्वेटिक में है। दोनों में पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि एक्वेटिक में भी प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है वो तो रहेगा वहाँ पे प्लांट, और प्लांट यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन के रूप में है, छोटे छोटे पौधे सब है। तो पौधे को फिर दूसरा खा रहा है तुम्हारा जूप्लैंक्टन खा रहा है, उसको फिर फिश खा रहा है, फिश को फिर दूसरा खा रहा है। आर यू गेटिंग मी? तो ये सभी चीज़ क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन तुम्हारा टाइप्स ऑफ एक फूड चेन है। अब देखो दूसरा है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब बहुत डिफरेंट है ये, समझे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से पढ़ाऊंगा इसको। डिट्रेटस फूड चेन, कई लोग इसको कई बार इसको गलत तरीके से भी समझ लेते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, समझा। देखो ये क्या है, दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट, जो वो मर चुका है, जो खत्म हो चुका है, वहाँ से ये फूड चेन स्टार्ट होता है। जैसे मर गया है तो उसको माइक्रोब्स आएगा और डिकम्पोजर आएगा, वहाँ से वो सिस्टम स्टार्ट करेगा। तो देखो मैं फिर से पढ़ता हूँ, दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक क्यों ऑर्गेनिक है ये? सिंपलर कौन करेगा? डिकम्पोजर आके करेगा, समझ में आ रहा है ना जी? क्योंकि डिकम्पोजर का बहुत बड़ा रोल है और डिकम्पोजिशन करेगा, जो कि न्यूट्रिएंट साइकिल में बहुत बड़ा रोल होगा उसका। देखो ये बोला कि दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज। नंबर 1, डेड ऑर्गेनिक मैटर और डिट्रेस फीडिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिट्रेबस एंड आर ईटन बाय द। अब देखो ये क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है या डिट्रेबस है, वो जो खाता है इसको डिट्रेस फीडिंग ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं इसको? डिट्रीवर्स बोलते हैं। और अब इसको दूसरे जो प्रीडेटर आते हैं, यानी कि जो डेड को खा रहा है ना, मक्खी उक्की टाइप का जो होता है, छोटे 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 खा रहा होता है ना, उसको फिर जो दूसरा खाता है क्या है? आर ईटन बाय द, उसके ऊपर वाला प्रजाति खाता है। तो कहने का मतलब क्या कि डिट्रेटस फूड चेन स्टार्टिंग डेड से होता है, चाहे प्लांट्स एंड एनिमल्स को, उसके फिर जो उसके ऊपर सर्वाइव करने वाला है, फिर उसके ऊपर सर्वाइव करने वाला है। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल ये करने के बाद ही न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट हो पाता है, ये बात समझो। तो वही बोला कि द टू फूड चेन आर लिंक्ड, ये लिंक्ड है एक दूसरे से। कौन सा? ग्रेजिंग फूड चेन और ये डिट्रेस फूड चेन। कैसे? द इनिशियल एनर्जी सोर्स फॉर डिट्रेस फूड चेन इज द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल क्योंकि मरा हुआ है वो, ऑर्गेनिक है, एंड डेड ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द ग्रेजिंग। अब क्या है? तो ग्रेजिंग का ही है ना आखिर, वो जो ग्रेजिंग का मरा हुआ है, सही तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना। जैसे कि पहले तुम्हारा वो प्लांट्स था, तो प्लांट्स तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट पार्ट ग्रेजिंग का है ही, उसका मरा हुआ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं है? तो एक दूसरे से लिंक है कि नहीं है? यदि ग्रेजिंग वाला चीज़ नहीं होता तो ये मरता ही नहीं है ना, यहाँ पे स्टार्ट होता। समझ में आ रहा है ये चीज़ कि चला गया ऊपर? तो देखो ये कहने का मतलब है कि ये दो, देखो ये इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना मैं सीरियस नहीं होता हूँ क्योंकि सिविल सर्विस में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे ट्विस्टिंग हो, और मैं गारंटी बोलता हूँ कई बुक में इसको गलत तरीके से भी बताया जाता है। क्यों? क्योंकि लोग को लगता है कि डिट्रेस फूड चेन डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देता है। मैं किताब खोल के दिखा दूंगा तुम लोग को कि ये दो फूड चेन क्या है, आपस में लिंक्ड है। कौन सा दो फूड चेन? वही तुम्हारा ग्रेजिंग वाला फूड चेन और तुम्हारा डिट्रेस फूड चेन। क्यों? द इनिशियल एनर्जी सोर्स फॉर डिट्रेस वही वेस्ट मटेरियल से या डेड ऑर्गेनिक मैटर है, किसका? आखिर वही ग्रेजिंग फूड चेन का। क्यों? क्योंकि वो यही तो ऊपर गया और वो मरा, तभी तो बना वहां से। अब देखो खत्म हो गया जी। तो यहाँ पे छोटा सा एक तुम लोग को बता दिया गया है कि इकोसिस्टम को
अभी ऊपर बताए थे ना इकोसिस्टम को बहुत भाग में तोड़ सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ पे इकोसिस्टम को 2 भाग में तोड़ सकते हो, नेचुरल इकोसिस्टम और मैनमेड इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम को तुम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कर सकते हो और एक इक्वेटिक इकोसिस्टम में तोड़ सकते हो। फिर टेरेस्ट्रियल को तुम अलग अलग भाग में तोड़ सकते हो, जो कि ऊपर बता चुके हैं तुम लोग को, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। और इक्वेटिक को भी 2 भाग में तोड़ सकते हो, एक फ्रेश वाटर तोड़ सकते हो, एक मरीन तोड़ सकते हो। फिर फ्रेश वाटर को भी 2 भाग में तोड़ सकते हो, एक रनिंग वाटर है जो कि हमेशा पेरेनियल बह रहा है, और स्टैंडिंग है जो कि जस्ट का तस है। इक्वेटिक इकोसिस्टम को इनफैक्ट 3 भाग में तोड़ सकते हो, फ्रेश वाटर है, मरीन है और एक ब्रैकिश वाटर भी हो सकता है। एंड सो ऑन। दैट इज द एंड ऑफ टुडेस क्लास।